वी बाई क्यू आपकी 0.8। नॉर्मल वी बाई क्यू कितनी होती है आपकी? ये सारे बताएं, देख के बता दें। ठीक है, वी बाई क्यू आपकी जो है 0.8 होती है, ठीक है, नॉर्मल। तो जब सीओपीडी वगैरह होता है उसमें आपकी जो वेंटिलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाती है आपकी ना, तो ये लेस देन 1 जो है, कभी का ऑप्शन आया होता है 0 का या शंट का, और ये आया होता है लेस देन 1। ऐसे क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, अच्छा, लेस देन 1 आया होता है या 0 आया होता है, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस करते हो अगर आपकी वी बाई क्यू जो है 0.1 हो, ठीक है। 50 a large hand and feet with associated joint on MRI mass compressing optic chiasma was found. What can occur in this patient? ऑप्टिक chiasma कंप्रेस हो रहा है तो आपका बायोटेम्पोरल हिमोनोपिया होता है, ठीक है। अब आपको पीछे एक एमसीक्यू था कि वो आपका हेट्रोनीमस हिमोनोपिया होता है, ठीक है। यूजुअली जो है बायोटेम्पोरल हिमोनोपिया लिखा होता है तो पता नहीं चलता हिमोनोपिया है कि हेट्रोनीमस हिमोनोपिया है। तो आपका बायोटेम्पोरल हेट्रोनीमस हिमोनोपिया होता है, ठीक है, ऑप्टिक एजमा के से। 54 है। अच्छा, इसके ना मैंने एक पिक्चर, इससे ना आपके 2-3 एमसीक्यू हो जाएंगे इस वाले से, तो ये मैं आपको भेज दूंगी। इसके लेवल्स आते हैं, रफी में भी वैसे यही बनी हुई है, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक और ऑप्टिक रेडिएशन वगैरह के लिए। तो ये अच्छी है, ये बड़ी ईजी करके लिखी हुई है। 54 है। पेशेंट फिंगर कट, डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू बी वरीड एज ऑल विल बी फाइन ड्यू टू रिजनरेशन ऑफ स्ट्रेटम बजेल। स्ट्रेटम बजेल आपकी जो है ना डीपेस्ट लेयर होती है और इसके अंदर आपके ना स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमेशा। तो वो जो है ना कंटिन्यूसली आपको पता है 3-4 मंथ्स में आपकी जो स्किन चेंज रिप्लेस हो जाती है, आप सुना ही होगा। तो उसमें जो है ना डीपेस्ट लेयर होती है, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, सारे मेलानोसाइट्स और सारे स्टेम सेल्स जो उसमें होते हैं वो फिर आपके रीजनरेट करते हैं और फिर वो सुपरफिशियली आ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटम बजेल जो है ना वो रीजनरेट कर रही होती है, तो वो जो है ना रीजनरेट कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 है द ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन आफ्टर पैरासीटामोल। ये हमेशा आफ्टर पैरासीटामोल देते हैं, आपने सुमेट्रिप्टन लगा देना, ठीक है। पहले आप पैरासीटामोल देते हो, फिर उसको आप एक के बजाय 2 कर देते हो ना। फिर भी इनफेक्टिव हो तो आप सुमेट्रिप्टन दे देते हो। 56 है सर्जन निक हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट ड्यूरिंग सर्जरी फ्रॉम राइट साइड, विच स्ट्रक्चर शुड बी प्रिजर्व्ड। देखें, अगर उसको सिर्फ अभी लिगामेंट को लगी तो आपने प्रिजर्व करनी है, उसके अंदर के जो वो सारे उसका पोर्टल ट्रेड आपको पता है उसके अंदर होता है। तो उसमें सबसे जो एंटीरियरली है ना राइट साइड पे वो आपकी सीवीडी प्रेजेंट होती है, तो उसको उसको बचाना पड़ेगा अगर लिगामेंट पे वो थोड़ा सा कट भी लग गया। ये देखें, एक तो उन्होंने राइट साइड मेंशन की और सबसे एंटीरियरली आपकी जो नहीं सिस्टिक डक्ट की आपकी सीबीडी पड़ी होती है, ठीक है। तो इसको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और ये मोस्ट कॉमनली आपकी जो ना डैमेज होती है जब भी कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं, इसका जो सारा फ्लूइड होता है वो आपके एब्डोमेन में फैल जाता है और जो है फिर वो उनको लियोस्टमी वगैरह करनी पड़ती है। तो ये मोस्ट कॉमनली आपकी जो है ना डैमेज होती है और उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है, सीबीडी। और क्योंकि ये सबसे एंटीरियर पड़ी होती है राइट साइड से। प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिटेक्ट फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर्स, आपको पता है पीटी जो लिवर डिजीज में रेस्ड होता है क्योंकि उधर आपके विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं। अब मैं आपको रफी में वैसे लिखा हुआ है 1972, ठीक है, इसका वो 1972। तो इसमें 19 को पहले 1 को 10 लिख लो, 972, पर ये 1 भी उधर से हो रहा होता है। तो फिर आपको, मुझे तो फिर ये याद रहते हैं 1972 से 1 2 5 7 10, 1972, ठीक है, 1 10 9 7 और 2। तो फिर आपके जो है ना वाइटामिन के डिपेंडेंट भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी डिटेक्ट करते हैं उनसे। अच्छा, 58 है फॉलोइंग वेन ओपन इन राइट एट्रियम। अच्छा, ये हम लोगों ने उस दिन उस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था, जो आपकी डायरेक्टली राइट एट्रियम में ओपन होती है ना वो आपकी एंटीरियर कार्डियक वेन होती है, ठीक है। अब मुझे कोई इसके साथ की आर्टरी बता दे, किसको ये कंपनी करती है। 57 का है 1, 1 भी होती है उससे। ए ठीक है इसका, 1 2 5 7 10। नहीं, ये लाडा को नहीं करती। लेफ्ट सर्कम। ओह हाँ, ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। या आप लोग ना इसको डी उनको भेज के इसको, ये सच में नहीं गौर किया, मैंने 1 को देखा कि एक एक्स्ट्रा 1 लिखा हुआ है। 1972 ही होता, आप 2 7 9 10 ही याद रखो।
हाँ जी, डी ही होगा। ट्रस्ट योर नॉलेज मोर देन इनकी की। और ना आरसी होता है ना लाडा होता है, वो मैं क्या 57 का ना आप अभी डी कर लो इसको। हाँ डी होगा। तो आपकी है ना एंटीरियर कार्डियक वेन, वो आपके लेफ्ट किसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिटेक्ट फॉलोइंग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जो आपके किस आर्टरी को कंपनी करती है, वो आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स को कर रही होती है, ठीक है। हाँ ये मोनिक में नहीं याद है, ठीक है। जी लैड को नहीं कर रही होती, सर्कमफ्लेक्स को कर रही होती है। ग्रेट कार्डियक वेन, ग्रेट लेडी से मैंने आपको याद कराया ना, तो हाँ जी लैड बताया, सॉरी। तो वो ग्रेट लेडी से जो है ना वो लाडा होती है, ठीक है। और मिडल एम पी, तो पी से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो होती है, ठीक है, वो मिडल को कर रही होती है। और स्मॉल जो है वो आपकी मार्जिन को कर रही होती है, ठीक है। बाकी अदर को जो एंटीरियर होती है वो एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स को कंपनी करती है, दूसरा जो ड्रेन सीधा जो आपका ना राइट एट्रियम में हो रही होती है। 59 है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन बट विल बी डायरेक्टेड इन ब्लड। तो फिब्रिनोपेप्टिडेज ही फिब्रिनोजन है, तो वो फिब्रिनोपेप्टिडेज आता है और वो उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। या आप मैंने नहीं कोagulation पाथवे के लिए तो वो बड़ा अच्छे से उसने सारा एक्सप्लेन किया होता, पर एमसीक्यू यही आता है तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत। फिब्रिनोपेप्टिडेज जो है वो कन्वर्ट करती है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। 60 है अर्ली एडोलेसेंस विद अ प्रोमिनेंट फोरहेड, इवर्टेड लुकिंग ईयर्स एंड लॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल। लॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल जो है ना आपकी फ्रेजाइल एक्स में आती है। एंड हाइपरगोनेडिज्म इज क्लिनिकली डायग्नोज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। हाइपरगोनेडिज्म होता है और लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल होता है आपका। 51 है अ यंग थिन लीन बॉय विद साइन ऑफ टेटनी हैविंग ब्लड कैल्शियम 6, जो कि काफी लो है और उसको टेटनी हो रही है। एंड यूरिन एक्सक्रीशन लेवल इज 50, नॉर्मल 4 to 300 दिया हुआ है। अब इसमें बनना चाहिए ना वो आपका ए और बी दोनों ठीक है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से ना डिफरेंशिएट कराती हूँ। जो होता है ना आपका हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, ठीक है, उसमें जो है आपकी एक्सक्रीशन नॉर्मल होती है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो आपका होता है ना विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसमें आपकी एक्सक्रीशन लो होती है, मतलब कि लो हो सकती है, नॉर्मल भी होती है और लो भी हो सकती है। तो ये 50 आपका लोअर लिमिट की तरफ है। एक चीज होगी आपकी, ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी का जो थोड़ा बहुत फेवर में जा रही है। दूसरी, अब आप बच्चा देखो वो लीन है, थिन लीन है, ठीक है। इसका एक तो ये होता है कि जब आपकी विटामिन तो वो सारा कुछ हो रहा होता है जो है वीक होती है, और साथ आपके मसल भी वीक हो रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि इसका मतलब है कि आपकी गट्स तो वो आपकी मेल ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए वो थी मेल अब्जॉर्प्टिव उसको कोई वहां पे अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो विटामिन डी भी नहीं अब्जॉर्ब, उसका कैल्शियम अब्जॉर्ब हो रहा, ठीक। तो क्योंकि विटामिन डी की फॉर्म जाती है 224-25 कुछ जाते हैं। नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ ना 24 to 300, तो बहुत लोअर लिमिट की, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपके विटामिन डी में ज्यादा। दूसरा ये कि थिनलीन है तो उसको कोई मेल अब्जॉर्प्शन चल रही है, तो कैल्शियम जो है अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा गट से, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी की आई थिंक 24-25 जो D2 है वो जाके अब्जॉर्ब करा रही होती है कैल्शियम गट से। तो या तो उसको मेल अब्जॉर्प्शन है इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी और वो थिनलीन है, और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे बिल्कुल हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में ना नॉर्मल एक्सक्रीशन होती है, तो यहाँ पे जो है लोअर लिमिट की तरफ है। तो ये दोनों आपका ज़्यादा सुटेबल विटामिन डी डेफिशिएंसी है। बाकी प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म भी ठीक है आंसर इसका, लेकिन आपने प्रेफरेंस पे ना सीक्वेंस में विटामिन डी को रखना है, ठीक है। समझ आया? आज थोड़े से इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं वैसे, ठीक है, सबको समझ आ गया? आज ओके ओके करना है आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आज है। विच वन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज? आपको आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल। आई होप आप लोगों ने सीएस क्लास में वो जो दी हैं कल पढ़ी होंगी। मैं आप लोगों में छोड़ रही हूँ ये। आई ट्रस्ट यू गाइस। 63 या 50 years old male diagnosed case of chronic pancreatitis presented with steatorrhea। स्टेटोरिया होता है जब आपका फैट जो वो एमल्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो जो फैट है आपके स्टूल में आ रहा होता है, तो वो स्टेटोरिया इसको कहते हैं, जिससे एब्नॉर्मलिटीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी। तो पेनक्रियास से आपका लाइपेज आ रहा होता है जो कि इसके डाइजेशन करा रहा होता है, सारा फैट डाइजेशन वगैरह में रोल होता है। तो वो एब्सेंट होगा या वो डेफिशिएंसी होगी तो स्टेटोरिया होता है। 64 है डायरेक्टली सोर्स ऑफ सेरोटोनिन इज ट्रिप्टोफैन। कल हम लोगों ने जो
वो एक पूरा पाथवे देखा था, उसमें ट्रिप्टोफैन से ही स्टार्ट हो रहा होता है, फिर जाके सेरोटोनिन बनता है, फिर आपका मेलाटोनिन बनता है। 65 पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस ये आपकी फ्रेनिक नर्व से होती है। प्राइटल आपकी वो फ्रेनिक नर्व से होती है, और उसी वही आपकी 66 है ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस लीजन इन लोअर सर्वाइकल 65 टू C8 तक को कहते हैं। और आपको पता है आपकी ट्राइसेप रिफ्लेक्स ये 6C7 जो है आपका ट्राइसेप रिफ्लेक्स होता है। और लोअर सर्वाइकल में अगर आपकी रेडियल नर्व डैमेज है या C6 C7 वैसे के सेगमेंट डैमेज है तो आपका ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस होता है, ठीक है। लोअर सर्वाइकल से होता है आपका ट्राइसेप लॉस। 67 है डेथ ड्यू टू हैंगिंग ड्यू टू ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक डॉन है, उसको आपने जो है फांसी दे दी, उसकी जो है डॉन को आपने लटका दिया है, तो ओडोंटोइड के ओडोंटोइड C2 में होता है, आपका एक्सिस में होता है, और हैंगिंग में जैसे डेथ होती है। अच्छा, C1 के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? कल किसी बच्चे ने ग्रुप में पूछा हुआ था C1 के फ्रैक्चर को, आई होप याद हो। हाँ, और बाकी बताएं प्लीज, सब बताएं। हाँ, ये मुझे ना ग्रेट लेडी वाला ना मैं आपको टाइप करके ना अच्छे से फिर मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है। हाँ, C2 बिल्कुल जेफरसन होता है। अच्छा, 68 है नोर एपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय, उनको ये वही देखें, प्री गैंग्लियोनिक जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है दोनों से स्टार्ट होता है। फिर जो आप पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक है उससे भी आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा होता है, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक है उससे आपका नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन हम लोगों ने एक तो स्वेट ग्लैंड पढ़ी है, और अब एमसीक्यू में हमने नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल पढ़ा है, ठीक है। 69 है पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड हैज डिक्रीज गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज द कॉज? अब आप ये देखो कि आप लोग को बताती हूँ, जो ब्रोंकाइटिस होता है ना उसमें आपकी म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर जाता है, इसलिए, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा होता। लेकिन जो आपका एम्फाइसीम होता है वो आपका एल्वियोलर डैमेज करता है, तो आपके गैसियस एक्सचेंज आपकी एल्वियोलाई में होनी होती है, ठीक है, तो वो डिक्रीज करती है एम्फाइसीमा में, ठीक है, एल्वियोलर डैमेज की वजह से। इन प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल ब्लड स्लाइड्स विल बी पैरासाइट। अच्छा, स्पेक्टिकल शेप, अच्छा इसको मैं याद करवाती हूँ आपको फिर से, जो है ना मुझे आपको पिक्चर बना के दिखानी पड़ेगी। 60 के उन्होंने क्या पूछा, नोर एपिनेफ्रिन पूछा, तो स्वेट ग्लैंड को एपिनेफ्रिन तो नहीं करता ना, स्वेट को तो एसिटाइलकोलिन नहीं कर रहा होता है, वो एक्सेप्शन है। बाकी सबको जो है आपकी ये एड्रेनर्जिक नोर एपिनेफ्रिन कर रहा होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक। अच्छा, सब जरा हम स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे। अच्छा, अभी ना मैं आपको हुकूम का बताती हूँ, ओके, और उसके बाद ओके यहाँ से। अच्छा, अभी आपको हुकूम दिख रहा है, आप इस तरह ना हुक लिखोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हुक के जो ओ है ना इनको आप बड़ा कर दो। डॉक्टर नबीला माइक ऑफ क्वेश्चन होगा, मैं आपको इसके बाद पूछती हूँ, ठीक है। आप हुक को इस तरह लिखोगे ना, दोनों ओ को आप इस तरह लिखो, इधर आंखें बनाएं, इनको जोड़ें और इनको ऐसे चश्मा, सॉरी इस तरह से, तो ये आपके स्पेक्टिकल बन गए ना, चश्मों को स्पेक्टिकल्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो हुक में आपकी स्पेक्टिकल शेप और ये जो बाइलोब्ड, ठीक है, याद रहेगा। आयो, क्यों नहीं क्लियर, क्यों नहीं है? कोई फायदा नहीं भैया आईफोन का। हाँ, दिख रहा हो, मैं मुझे लगा नहीं था, बस ना अगर दिख भी नहीं रहा जो दोनों उसके। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन शेयर क्यों? अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर अब हो रही है ना आपको? अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो एज के उनको आंखें बना लो और उसी से पीछे चश्मा बना लो और दो डॉट डॉट बना लो, तो आपका ये बाइलोब न्यूक्लियर और स्पेक्टिकल शेड हो जाएगा हुकूम का, क्योंकि ये हुकूम का ही आता है, तो फिर आपको याद रहेगा। 71 है एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडीज, जो
की होती है ना इनेट, वो तो आपकी ये नेचुरल किलर सेल्स और इनसे जो आपकी बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन जो आप अक्वायर करते हो एंटीबॉडीज होते हैं, जो भी इन्फेक्शन होता है एंटीबॉडीज बनती है, तो फिर उसकी इम्यूनिटी रहती है, तो उसको अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। 72 पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर अ वाइल्ड डेवलप्ड क्रेपिटस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। ये फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज तो सॉरी फ्रैक्चर, तो वो जो ना इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ये टॉक्सिमिक शॉक हो रहा होता है आपका, ठीक है। उस से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी जो टॉक्सिमिक शॉक में होते हैं। हाइपोवोलिक में ऐसा कुछ नहीं होता, कार्डियोजेनिक में नहीं होता, एनाफिलेक्टिक में नहीं हो रहा होता, ये फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज आपके टॉक्सिमिक शॉक से हो रही होती है, और साथ उन्होंने जो है ना फ्रैक्चर दिया हुआ है, तो उसका इन्फेक्ट हो गया। 73 ईयर चाइल्ड है इन्फेक्शन एवरी टाइम इज फाउंड, व्हाट इज द डायग्नोसिस। अच्छा, ये मुझे एक बच्चे ने ना बीएमसीक्यू भी भेजा था क्लास से बिल्कुल पहले, तो मैंने उनको कहा था मैं उनको ना एक्सप्लेन कर दूंगी। एक तो ये मैंने ना ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कल एमसीक्यू एक हुआ था, एक चाइल्ड है, उसमें सिर्फ वो अगर कहे ना कि उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, और कुछ भी ना दें, तो आप आईजी एफिशिएंसी चूज करो, ठीक है। क्योंकि जो है ना ये नियरली आपके जो है 6 मंथ्स के बाद आईजीए शो होती है, क्योंकि आपकी जो मदर फीड पे होते हैं ना बच्चे, उनको आईजीए मिल रहा होता है, तो ये डेफिशिएंसी होती है वो नियरली 6 मंथ्स पे आपकी शो हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस रिकरेंट इन्फेक्शन को ना ये हर जगह दी होती है इन्होंने। एक तो इन्फेक्शन होती है, साथ अगर आपकी क्लेब्सिला या साथ आपकी लिखा होता है इन्होंने कि ससेप्टेबल कैटलिस्ट जो होते हैं आपकी ये स्टेफ वगैरह, इनको भी ये इन्फेक्शन हो रहे हैं साथ, और क्लेब्सिला के भी, तो फिर वो आपका सीजीडी है, फिर वो आपका आईजीए नहीं है। जो ये आपके कैटालेज पॉजिटिव इन्फेक्ट कर रहे होते हैं ना आपके सीजीडी, सीजीडी में कौन सा एंजाइम डिक्रीज होता है, एडीपीएच ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इसका होता है डिस्ट्रॉय कैटलेज पॉजिटिव या जो भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो वो ही एब्सेंट है आपका, तो आपकी बॉडी जो है ना ससेप्टेबल हो जाएगी कैटिव जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, मोस्टली बल्कि हमेशा क्लेब्सिला दिया होता है, फिर आपने सीजीडी चूज कर, ठीक है। लेकिन सिर्फ रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दिए और चाइल्ड है, और उसके अलावा और कुछ नहीं दिया होता, बल्कि बहुत बड़ा एक सिनेरियो आया हुआ था कि उसके रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसको रहता है हमेशा, फिर एक फ्रैक्चर हो उसको, तो फिर उसको उसका भी रिएक्शन हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, फिर इस तरह से सिनेरियो था, ठीक है। तो साथ डायरिया भी दिया हुआ था, तो कहते हैं ये जी आपका ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट वो है, लेकिन वो नहीं था, वो नहीं पूछ हुआ और डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेम जो है ना रिकॉर्ड की आ गई थी, लेकिन आपने ये याद रखना है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दिया आईजीए लगाना है, लेकिन साथ अगर उन्होंने क्लेब्सिला या स्टेफ वगैरह दिया हो तो आपने सीजीडी लगाना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे ना बार बार बच्चे 2-3 दफा मुझे क्वेश्चन आया है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, हाँ यस, ये होती है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस। और एस्परजिलस में भी वो भी करवा रहा होता है इसमें। अच्छा, 74 है द करेक्टर विच डिस्टिंग्विश एंथ्राक्स बेसिलस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, एरोबिक एनोस्फेयर, कैप्सूल है। ग्राम स्टैंडिंग में भी ये आपका आ रहा होता है, आई थिंक ग्राम नेगेटिव रोड्स, और मोटिलिटी में नहीं होता, ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। पोजीशन ऑफ स्पोर्स, पोजीशन ऑफ स्पोर नहीं होती, लेकिन इसके जो स्पोर हैं वो हाई होते हैं। अब इसमें जो और भी है, और लेकिन बी कैप्सूल फॉर्मेशन तो बाकी में भी होती है, बाकियों का भी विरलेंस जो है वो कैप्सूल हो सकता है। एरोबिक और एनारोबिक, स्ट्रिक्टली आपका एरोबिक है, बाकी जो है सूडोमोनास वगैरह आपके एनारोबिक है, ये आपका स्ट्रिक्टली एरोबिक है, लेकिन ये डिक्रीज ऑक्सीजन पे जो है ना ग्रो कर जाए, एनारोबिक नहीं है, एरोबिक है और ग्रो कर जाता है, तो एक इसका एक फीचर है कि स्ट्रिक्टली एरोबिक है। 75 है गर्ल रिजल्ट इन इंक्रीज मिनट वेंटिलेशन इज ड्यू टू, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका जो CO2 है ना वो CO2 बिल्डअप जो आपका हो रहा होता है बॉडी में, ठीक है, तो आपको पता है वो किस तरह से डिक्रीज करते हैं, उसकी कंपनसेशन के लिए आपको हाइपर वेंटिलेट करना पड़ता है, तो जो इसका इंक्रीज मिनट वेंटिलेशन है वो वेंटिलेशन वो इंक्रीज कर, क्योंकि उसका जो है ना इंक्रीज में की ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जो इससे डिटरमिन करते हैं कि कितनी वो डिजोल्व्ड है इन ब्लड, तो वो टेंशन उसको कहते हैं, ठीक है। सेचुरेशन आपकी HB से कितनी एक्सरसाइज हो रही होती है, क्योंकि आपके मसल्स जो हैं
उनको डिमांड्स बढ़ जाती है, तो फिर जो है ना आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको वॉश आउट करने के लिए आपकी मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है। 76 है पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन थिक स्पुटम विद। अच्छा, इधर तो इन्होंने सिंपल करके ना पूछा है, पोस्ट इन्फ्लुएंजा ना आपकी स्टेफ ओरियस ही होता है, और दूसरा ये थिक येलो स्पुटम दिया हुआ है। थिक येलो स्पुटम आपका ना स्टेफ ओरियस में होता है, लेकिन जो ना थिक म्यूकोइड तो वो क्लेब्सिella में भी होता है। तो थिक येलो स्पुटम बस दिया हुआ है, म्यूकोइड तो आप 4 इयर्स स्पुटम भी क्लेब्सिella में होता है, रिकरेंट जेली स्पुटम, हाँ क्लेब्सिella में होता है, और थिक येलो म्यूकोइड भी जो है ना क्लेब्सिella के लिए दिया होता है। लेकिन इधर जो है आपका येलो स्पुटम जो है वो आपका मैंने स्पुटम पे, अच्छा ये देखिए रस्टी या ब्राउन भी आ रहा होता है, वो आपका स्टेप्टोकोकल निमोनिया में होता है। प्रूलेंट स्पुटम स्टेफोर जो है सूडोमोनास में, रेड करंट जेली जो है क्लेब्सिella में होता है। अच्छा बाकी तो दूसरे हैं वो, ठीक है मैं आपको भेज दूंगी। ये डिफरेंट स्पुटम होता है। 7 है पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्पुटम इनफिल्ट्रेट्स ऑन एक्सरे चेस्ट ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव है तो ये आपके जो है स्ट्रेप भी हो सकता है और स्टेफ भी हो सकता है। फिर है कैटलेज नेगेटिव, ये आपके स्ट्रेप्ट होते हैं, और कैटलेज पॉजिटिव आपके स्टेफ। फिर आगे आ जाता है कोआगुलेज पॉजिटिव, वो आपका सिर्फ ओरियस होता है, ठीक है स्टेफ ओरियस, और कोआगुलेज नेगेटिव आपके वो सेप्रोफिटिक एपिडर्माइडस होता है। तो ये कैटलेज नेगेटिव आपके स्ट्रेप निमोनिया यहाँ पे और आपको पता है कफ फीवर और स्पुटम इनफिल्ट्रेट वगैरह भी दिए हुए हैं, तो ये भी स्ट्रेप निमोनिया से ही होते हैं। 78 फीमेल ऑन स्टेरॉइड फॉर 7 इयर्स केम फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन फर्स्ट। इस सिनेरियो में ना डायबिटिक दिया होता है कभी कभी ना, कभी कभी नहीं भी दिया होता। स्टेरॉइड पे है तो उसको कुशिंग्स डेवलप हो गया है, तो उसमें ना बुफेलो हमको भी आप नहीं करोगे, मून को भी हिर्सुटिज्म भी उसको कुछ नहीं कहेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कहेगा, क्योंकि वो फिर हील नहीं कर रहा होता। जो है ना कुशिंग्स का आता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, तो होम्योपैथी भी चूज करनी हो का भी सिनेरियो आता है और हाइपरग्लाइसीमिया का भी सिनेरियो आता है। एक सिनेरियो आता है उसमें आपने हाइपरग्लाइसीमिया चूज करना होता है, ठीक है। तो टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए आइए, 7 ईयर से वो स्टेरॉइड को ट्रीट करोगे उसके फर्स्ट। Patient whose small gut is resected due to Crohn's disease present with hyperoxaluria. The cause of this condition is increased oxalate absorption from gut. अच्छा अब ऑक्सलेट बढ़ जाएगी गट में। ओके अच्छा ये थोड़ा सा ना इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सर ने हमें पढ़ाया था, तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो मुझे याद है ना पुराना, मैं आपको वो बताती हूँ, आई होप ठीक हो। अच्छा ये होता है कि जब आपका जो सारा ऑक्सलेट और जो आपके फैटी एसिड एमल्सिफिकेशन वगैरह होनी होती है, ठीक है, और ब्रेकडाउन वो आपके ना ये स्मॉल गट में हो रही होती है ना, एसिड्स भी जो हैं वो भी उधर ही टर्मिनल आइलियम में शायद वहीं पे अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके फैट जो है वो ना उस अगर आपके जो है क्रोन्स डिजीज की वजह से बाइल सॉल्ट्स वगैरह, हाँ अच्छा बाइल सॉल्ट्स जो है ना आपके अनडाइजेस्टेड होता है आपका फैट वगैरह, उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और आपका ऑक्सलेट ऐसे ही रह जाता है, और फैट से, और जो आपका ऑक्सलेट है फिर वो इंक्रीज अब्जॉर्प्शन हो जाती है इसका। इसी तरह से एक ना वो था, मैं आपको नहीं कंफर्म करके बताऊंगी, मुझे भूल जाएगा। पे आपके ना ऑक्सलेट जो है वो बाइंड नहीं कर पा रहे होते आपके फैटी एसिड से, वो बाइंड कर जाता है कैल्शियम आपका, और जो है मैं दोबारा से समझाती हूँ। अच्छा आपकी स्मॉल गट में आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है बाइल सॉल्ट्स वगैरह की सब कुछ, ठीक है, और ये आपके कैल्शियम वगैरह से एब्जॉर्ब हो रहे थे। बाइल सॉल्ट्स वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये जो एसिड है ना फैटी एसिड वगैरह, ये ऐसे के अनडाइजेस्टेड और ऐसे ही रह जाएंगे, तो ये आपके कैल्शियम से बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। और जो आपका पीछे बैंड होना, नहीं विटामिन डी से नहीं है, यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, विटामिन डी से नहीं है लेकिन कैल्शियम से है, ठीक है। जो आपका कैल्शियम है वो सारा आपके ये फैटी एसिड्स और जो फ्री रह जाएंगे, तो वो ऑक्सलेट आपके जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी जितने किडनीज तक आपके स्टोन जा रहे होते हैं, तो फिर आपकी जो है ना ये हाइपरऑक्सिल यूरिया हो रहा होता है आपकी किडनी स्टोन्स भी, और साथ ये जो है एक्सक्रीट भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि इसकी वो बढ़ जाती है अब्जॉर्प्शन, ऑक्सलेट बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो जब आपका बाइल सॉल्ट्स अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो जो है डाइजेशन नहीं कर पाएगा,
फैटी एसिड्स वगैरह की, तो फिर वो बाइंड कर जाते हैं आपके कैल्शियम से। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑक्सीलेट जो है वो फ्री रह जाते हैं, और फिर जो वो फ्री ऑक्सीलेट है वो आपके जो है ना वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर मासूमा प्लीज बताइएगा, मैंने बिल्कुल ठीक बताया है? डॉक्टर उनकी क्लास तलहा की, प्लीज डॉक्टर मासूमा। जैसे यही होता है, मुझे याद आ गया। ठीक है, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे इस पे। 80 है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज इन किडनीज। और अच्छा यहाँ पे लीवर नहीं है। अच्छा, लीवर में कौन सी होती है? उसमें भी वैसे फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, पर आप डिफरेंशिएट किस तरह से करते हो? अच्छा, उसमें जो है ना फेनेस्ट्रेटेड और डिसकंटिन्यूड एपिथेलियम होती है, लेकिन यूजुअली जो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा होता है वो लिखा था डिसकंटिन्यूड, लेकिन वो फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम दी होती है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, उसमें एपिथेलियम कंटिन्यूस होती है, लिवर साइनसॉइड्स में डिसकंटिन्यूस होती है, और किडनीज में जो है मोस्टली जो फेनेस्ट्रेटेड है वो आपकी किडनीज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 81 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79 के आपको समझ, आप लोगों ने मेरे अल्फाज पे यकीन कर लिया, चुप क्यों हो गए सारे? ठीक है, नंबर 81 है डिसअपियर, ये लेट नॉर्मोब्लास्ट है। ये भी सारी आपने अर्ली और लेट वाली आपने ये टेबल भी करना है, सारे एमसीक्यू से हो रहे होते हैं। इसका प्लीज रीड कर लिया करें, जो आपको एमसीक्यू जो आपको लगता है ना कि आपको याद नहीं है जरा भी टेबल, तो उसको लिख लिया करो, के बाद एक बार रीड कर लिया करो। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सीएलडी, सीडी दोनों ऑप्शन ठीक है। पेंडाजोलिन आपने प्रेफर करना है। आफ्टर मेस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल डेवलपिंग ऑफ स्केपुला विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है सिलेटस इंटीरियर पोस्ट मेस्टेक्टमी भी दिया हुआ है, साथ उसका विंग ऑफ स्केपुला दिया हुआ है। सिलेटस इंटीरियर जो नर्व पूछे लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है। अच्छा, ये रफी में लिखा हुआ है कि आफ्टर मेस्टेक्टमी आपका सिलेटस इंटीरियर डैमेज होता है ना, एक लेकिन एसके का क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने जो है ना मूवमेंट वो लेटेस्ट में डोर्स है की दी हुई थी, तो बच्चे उस पर कंफ्यूज हो रहे थे कि ये थ्रेकोडोर्सल क्यों चूज की हुई है। तो आपने मूवमेंट्स भी देखनी है, सिर्फ मेस्टेक्टमी नहीं। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इन्फेंडिबुलम इज पार्स ट्यूबरालिस। अच्छा, ये तो चीजें आपको ना देख के, ये आपका इन्फेंडिबुलम है, ठीक है, और ये आपका पार्स ट्यूबरालिस है। ठीक है, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इन्फेंडिबुलम इज योर पार्स ट्यूबरालिस। ठीक है, ये इधर इंटरमीडिया है बिल्कुल, और ये जो आपका डिस्टेलिस है नीचे इन्फेंडिबुलम के साथ जो है ना आपका ट्यूबरालिस है। 85 है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स कैरिड बाय विच नर्व, तो जेनिटो फेमरल नर्व। अच्छा, आपको सेम में एक और नर्व भी चूज की हुई थी, वो कौन सी है? एक एमसीक्यू हमने किया ना पीछे मई में, तो एक और नर्व चूज की होती है इन्होंने क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के लिए, प्लीज। इलियो इंग्वाइनल। हाँ, एलियन इग्वाना नर्व, बिल्कुल। अब वो ई फ्रंट है कि ए फ्रंट है, ए वाली है कि ई वाली है? फ्रंट है। हाँ, यस। अच्छा, और उसके अलावा भी एक और एफरेंट होती है, वो कौन सी होती है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। नो, रोनसरी ने ठीक बताया। फेमरल भी नहीं होती, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल। ठीक है, और जो ईफ्रंट है वो आपकी यही है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो, जी जी वही नहीं, पूरा लिखे हैं, दोनों अलग अलग है। अच्छा हाँ, जेनिटल, और जो आपकी ईफ्रंट है वो आपकी जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इट इज क्लियरली इन्वॉल्व इन एसोफेजियल वेरिसेस, सब म्यूकोजा, जो आपकी ये वेजिटेटिव टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये आपके सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं। जब पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सब म्यूकोजा में जो है आपकी वेन्स पड़ी होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, टॉर्चस हो जाती हैं, और वो जो है ना आपके थोड़ी रप्चर हो जाती हैं, और फिर आपके एसोफेजियल ल्यूमेन में जो है प्रोट्रूड कट जाती हैं, और फिर आपको हेमेटोमेसिस हो रहा होता है। ठीक है, तो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है आपकी वेन्स। नोच एट लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, वो आपका इंसिजरा इंगुलरिस होता है। देख रहे हैं ये नोच इंसिजरा इंगुलरिस, ठीक है, बस एनाटॉमी की चीज़ है। ये नोच आपने लेसर कर्वेचर पे जो है तो स्कुलरिस है। 88 है स्ट्रक्चर एट मीडियल साइड ऑफ लेसर ओमेंटम, हेपेटोगैस्ट्रिक। अच्छा, अब आप ये देखो, ये आपका लेसर ओमेंटम जो येलो सा है, ठीक है, और लेटरल साइड पे जो है ना, इधर लेटरल साइड पे आपका हेपेट साइड पे जो है ना आपका मीडियल साइड पे आपका हेपेटोगैस्ट्रिक है। ठीक है, बस ये ऐसी चीज़ें एनाटॉमी की।
अच्छा, लेटरल साइड पे आपकी जो इधर भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है हेपेटोड्यूडेनल और मीडियल साइड पे मीडियल, क्योंकि आपका गैस्ट्रिक जो है वो मीडियली है और आपको पता है लीवर जो है आपका लेटरली है, तो आप मेक सेंस यू नो आप हेपेटोगैस्ट्रिक medial और हेपेटोड्यूडेनल आपके लेटर। डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय हाइपोमैग्नीशियम, हाइपरकैल्सीमिया भी है और ये जो हाइपोमैग्नीशियम भी है, तो हमने मैग्नीशियम को चूज करना है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय हाइपोकलीमिया हो तो टॉक्सिसिटी होती है हाइपोमैग्नीशियम में, हो हाइपर कैल्सीमिया क्लोसिस एंड ड्रग कॉजिंग हाइपोकलीमिया डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी सेल कोज हाइपरकलीमिया। अच्छा, ये इधर ना एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ड्रग दी है जो कि हाइपोकलीमिया करवा रही है तो डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन खुद जो है ना ये हाइपरकलीमिया करा रहा होता है। तो अब मुझे बताएं कि कोई लॉजिक इसका किसको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि डबल में बहुत पड़ा होगा। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। जो आपका इसने खुद जो है ना आपकी एनए के जो एटीपीएस पंप है उसमें जो पोटेशियम की जगह ना ये कंपटीशन में होता है कि उसकी, ठीक है, और ये जो ना कॉम्पीट कर रहे होते हैं पंप, तो जो आपका ये जो है पोटेशियम जाता है तो पोटेशियम जो है वो रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो हाइपरकलीमिया हो जाती है। लेकिन जो अगर आपके पास हाइपोकलीमिया है ऑलरेडी तो ये कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो सारे इसके साथ आपको जो डाइजोक्सिन रिलीज हो जाता है, अटैच हो जाता है, और जितना आपको पता है ये अटैच होगा उतना इसका ये फंक्शन इंक्रीज होगा, एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो फिर इंक्रीज उसका मतलब होता है कि टॉक्सिसिटी होना, हाइपोक्लीमिया होगा तो इसको कॉम्पीट करने के लिए साथ इसके साथ पोटेशियम नहीं होता तो इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो ड्रग्स हाइपोक्लीमिया कराती है उनके साथ डाइडोक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, और खुद ये जो है उसके साथ बाइंड कर रहा होता है, कॉम्पीट कर रहा होता है, तो ये पोटेशियम को रिलीज करा रहा होता है, तो फिर हाइपरक्लीमिया साइड इफेक्ट है। 98 patient is conscious admit heart problem which thing disturbs him most anxiety due to what is happened to me। ठीक है, इतना आईसीयू इतना वो होता है, कोई सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ ही पेशेंट वहाँ पे होता है, आपको पता है, तो पेशेंट जो है उसी से ज़्यादा एंक्शियस होता है। काई स्क्वायर आपको हम मैंने पहले बताया, काई स्क्वायर होता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी था एक जगह ऑप्शन, ठीक है, सारे याद रखने आपने। तो इसमें जो टेबल होता है वो आपका 2/2 होता है। 92 पेशेंट वाज गिवन पेनिसिलिन फॉर सम इन्फेक्शन, ही इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, व्हाट विल बी फाउंड इन ब्लड। अच्छा, पेनिसिलिन देती हो आपको पता है वो आपका एनाफिलेक्सिस एनाफिलेक्टिक रिएक्शन करा रहा होता है जिसमें आईजी इंक्रीज होते हैं, मासल से बाइंड करते हैं, और फिर आपका हिस्टामिन रिलीज होता है और वो ब्रोंकोस्पेज्म वाली है, वो सारी आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो आईजीई रेज होता है आपके इस शॉक में, एनाफिलेक्टिक शॉक में। 93 ऑल क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एक्सेप्ट 8। 1972 तो जो आपका फैक्टर 8 है वो सिर्फ नहीं होता। 94 है प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर हैविंग अनचेंज ग्रोथ हार्मोन, जो स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है और लेटर इन प्रेगनेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल जो है ना वो अनचेंज ही रहता है आपका। फिशरमैन प्रेजेंट्स विद गम स्वेलिंग एंड परप्यूरा लाइकली कॉजेज विटामिन सी डेफिशिएंसी। ये जो फिशरमैन वगैरह होते हैं ये जो है राइस और फिश वगैरह ज़्यादा खा रहे होते हैं, फ्रूट्स इनटेक इनका एक नहीं होता जो कि आपका विटामिन। दूसरा गम स्वेलिंग आपका जिंजिवाइटिस होता है, ये भी आपको विटामिन सी डेफिशिएंसी में होता है, और पिटिकिया और टेंडेंसी टू ब्लीड ये सारी आपकी परपुरा ये सारे आपके विटामिन सी डेफिशिएंसी में होते हैं, तो ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी भी लिखा होता है। 96 a patient presented with peripheral tingling, numbness, diplopia and visual disturbance and diagnosed with demyelination disorder type nervous system cells are affected in this disease। अच्छा, ये पेरिफेरल टिंगलिंग वगैरह की वजह से लगता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, लेकिन ये आपकी ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सिनेरियो है, जैसे ये डिप्लोपिया और विजुअल डिस्टर्बेंस होती है उसमें, तो सीएनएस वो आपका सीएनएस में, तो उसमें आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ना वो माइलिनेशन कर रहे होते हैं सीएनएस में, पीएनएस में आपके शोन सेल्स कर रहे होते हैं, तो जो आपका है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपने चूज करना है। 97 पेशेंट प्रेजेंट विद रोमेटिक फीवर, सिंगल डोज ऑफ विच ड्रग शुड बी गिवन, तो ये बेंजाथीन पेनिसिलिन के सिंगल डोज आपने देनी होती है। जो बेंजाइल पेनिसिलिन है ना इसमें वो आप वो एक तो उसका जो है ना इमीडिएट फंक्शन होता है कि वो जो आपके इन्फेक्शन हो रहे हो तो उनमें देते हो, इसका जो है शॉर्टर पीरियड के लिए फंक्शन वो इफेक्ट होता है। जो बेंजाथीन ऐड करते हो आप इसलिए ताकि उसका जो है ना स्लो रिलीजिंग होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप देते हो, तो वो सारा कुछ उसमें होता है। तो रोमेटिक फीवर और सिफिलिस वगैरह में ना बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हो, पेनिसिलिन देते हो। 98 most common opportunistic infection after kidney transplant is कैरेक्टरिस्टिक वायरस है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है, किडनीज के लिए, लेकिन अगर सीएमवी होता आपने उसको चूज करना था सीएमवी को ओवर पोलियोमा। है बॉय हैविंग हेमार्थोसिस एंड हिज अंकल एट सेम प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज।
ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी हीमोफीलिया की ही कंडीशन है, तो इसमें आपने कंजप्टिव कोआगुलोपैथी डिक्रीज कोई भी जो है आपका फैक्टर हो, ठीक है। वॉन विली ब्रांड भी होता है, लेकिन उसमें जो है ना हेमाटोसिस नहीं होती, वो जो आपकी हीमोफीलिया में होती है, लेकिन वो भी आपका इनहेरिटेड होता है, वॉन विली ब्रांड भी। तो इसका ना आपने डी लगाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वॉन विली ब्रांड और इसके अंदर जो है वो चल रही होती है कि कौन सा है, तो आपने जो है ना ये डी लगाना है। वेस्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व सेम वेसल और डिफरेंट वेसल विद लीजन ऑफ डिफरेंट एजेस इन विच अमंग दीज। अच्छा, इसको पोलियार्ट्राइटिस नोडोजा याद किया हुआ है कि पान, पीएन से पान, हर एज के बच्चे खाते हैं। ये मीठा पान होता है, बच्चे बड़े बूढ़े सब खा रहे होते हैं, हर एज के लोग जो है ना वो पान खा रहे होते हैं। तो जब आए ना डिफरेंट एजेस हर एज का, तो वो आपने फिर पीएन चूज कर लेना है, और यही आता है और ये आता है, ठीक है। डिफरेंट एजेस हो तो आपने पोलियार्ट्राइटिस कर लेना है। डिफरेंट वेजल्स हो और डिफरेंट एजेस। वन है पेशेंट वेंट टू, लोगों को समझ आया आज थोड़ा सीएमवी ओवर पोलियोमा। नहीं नहीं, पे अगर सीएमवी होता आपने उसको चूज कर लेना था। ये असाइनमेंट दी थी सर ने, और उन्होंने मेरे से लिविंगस्टन पढ़ाई थी इसके लिए, ठीक है। वो पूरा इतना टाइम लगा के मैंने तो, और सर से भी पूछा था। और जहाँ पे भी आप लीथल, वो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लीथल पूछेंगे तो सीएमवी आना है, वरना जब भी ट्रांसप्लांट होती है आपका सीएमवी सबसे ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिस्टिक सबसे ज्यादा आपका सीएमवी होता है, ठीक है। तो लेकिन ये आप ये देखो किडनी ट्रांसप्लांट में सीएमवी दिया ही नहीं होता, तो फिर आप पोलियोमा चूज करोगे। ये मैंने ना पहले भी ग्रुप में मुझे पता नहीं है कि ये डिस्कशन हुई है, जो मुझे एमसीक्यूज दिखता है उसका मैं आंसर दे देती हूँ। तो ये मैंने पहले भी ग्रुप में करेक्ट कराया हुआ है। आपने सीएमवी को चूज करना है अगर वो हो, यूजुअली वो दिया ही नहीं होता, इस एमसीक्यू में पोलियोमा ही दिया होता है। अच्छा, और अब मैं क्या पूछने लगी थी आप लोगों से? अच्छा, की क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट में भी हम सीएमवी को प्रेफर करेंगे अगर वो ऑप्शन होगा। यस, इम्यूनोसप्रेशन में आपका सीएमवी, ट्रांसप्लांट में आप सीएमवी को चूज करोगे। और सर ने मुझे कहा कि मैंने उनको बताया कि, तो उन्होंने मुझे सारी स्टेम्स और सारे वो देखने पड़ गए कि कहीं पोलियोमा के साथ सीएमवी का ऑप्शन है कि नहीं, कहीं पे भी नहीं था। और यही डिस्कशन हो रही थी ग्रुप्स में भी। और पहले जो है डॉक्टर के सीएमवी कर दिया, से थोड़ा सा वो चलता रहा, तो ये सीएमवी ज्यादा अपने पोलियो पे प्रेफर करना है, लेकिन के साथ उन्होंने दिया ही पोलियो। अच्छा, 101 है पेशेंट वेंट टू प्रोस्थोडोंटिक्स, इट डिड नॉट फिट, refer to a doctor on examination tremors which muscle is likely affected, which अच्छा न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस इज लाइक, ये आपको पता है आपका पार्किंसन का है, जिसमें आपकी सब्सटेंशिया नाइग्रा इन्वॉल्व होता है, और दूसरा जो है ना आपका रिजिडिटी हो जाती है और मूवमेंट डिसफंक्शन ये होता है यूजुअली, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, तो आपकी मूवमेंट्स भी अफेक्ट हो रही होती हैं, बिल्कुल एक्सप्रेशन पे वो थक जाते हैं। तो ये सारे आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा में, सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो है ना डोपामिन रिलीज होता है, तो वो इन्वॉल्व होता है आपका। पेशेंट है फॉलोइंग एवरेजेस, पीएच 7.2 एसिडोसिस है, बाइकार्ब जो है 1922 से कम है, तो ये आपका एसी होता है, तो है व्हाट इज लाइक, तो ये आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। 103 है हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय हीट लॉस